हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चे लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप ये हमारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं जतिन कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लास 12 इकोनॉमिक्स की फ्री क्लासेस में। और बच्चा लोग, सबसे पहले आई एम रियली रियली सॉरी, लास्ट वीक जो है क्लास अपलोड नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सम रीजन। मैं लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, तो वो अपलोड भी नहीं हो पाए। बट पूरी कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है बच्चे लोग। एंड बच्चे लोग, हम कर रहे थे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2, जिसका ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले जाके उसे कंप्लीट कीजिए, तब इस लेक्चर को देखिएगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। वैसे अगर इस लेक्चर को डायरेक्टली भी देख लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज पिछले लेक्चर से इतना ज्यादा कुछ कनेक्टेड है नहीं, टॉपिक्स डिफरेंट है। बट ये है कि सेम यूनिट का पार्ट है, एक कंटिन्यूटी बनानी चाहिए क्लासेस को देखते टाइम। जो भी आप यूनिट पढ़ रहे हैं या चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको लेक्चर 1 सबसे पहले देखना चाहिए एंड देन इस लेक्चर को स्टार्ट करिएगा। अगर आपने नहीं देखा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बातों में, सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर दिया था। एंड यूनिट नंबर 2 किसके बारे में बात करती थी? मनी एंड बैंकिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। देन हमने पढ़ा था मनी क्या होता है एंड उसके फीचर्स क्या होते हैं। देन हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं, याद है? फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी एंड क्रेडिट मनी, फुल बॉडिड मनी, तो वो सब हमने पढ़ा था। अब उसके आगे के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे आते हैं इस यूनिट में, उनको कवर करते हैं। ठीक है। अब जो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। देखो, सप्लाई ऑफ मनी बेसिक लैंग्वेज में बात करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी बात करता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी कंट्री में जो भी लोग हैं, हमारी कंट्री की जो भी जनता है, उनके पास कितना पैसा अवेलेबल है। तो मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, जितने भी पब्लिक है, उनके पास जितना भी पैसा अवेलेबल है, अगर हम उन सबको ऐड कर दें, देन हम बोलेंगे ये क्या है? सप्लाई ऑफ मनी, जो हमारी कंट्री में सप्लाई करा गया है। इतना क्लियर हुआ? तो ये होता है आपका सप्लाई ऑफ मनी। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाने की और कोशिश करूंगा ताकि कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब देखो, सबसे पहली बात, सप्लाई ऑफ मनी क्या है? ये एमसीक्यू के लिए भी पूछा जाता है। सप्लाई ऑफ मनी इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में कितना पैसा अवेलेबल है अभी करंटली, तो वो ना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है कि हमारी कंट्री में जितने लोग हैं उनके पास अभी कितना पैसा अवेलेबल है। अगर मैं आपसे आके पूछता हूँ कि आपके पास कितना पैसा पड़ा है, आपकी जेब में फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है, तो आप ये बताओगे ना अभी मेरे पास 100 रुपए है ना? तो ये क्या हुआ? स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, तो चलो अब देखो, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी। ये क्या है? स्टॉक ऑफ मनी की बात करता है, हेल्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री में जो लोग हैं उन्होंने अपने पास रखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो कि हमारी कंट्री में जो लोग हैं उन्होंने अपने पास जितना भी पैसे का स्टॉक रखा हुआ है ना, वो आपका सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड होगा। ठीक है। अब देखो, ये अब तक तो सारी चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। बट यहाँ पे इतना आसान नहीं होता। सप्लाई ऑफ मनी में ना सब कंट्री में जितने भी लोग हैं सबका पैसा इंक्लूड होता है, बट कुछ लोग हैं जिनका पैसा इंक्लूड नहीं होता। अब वो कौन है? देखो, सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब ये क्यों बोला गया? देखो, हमारी कंट्री में ना जो हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है ना, वो हमारी कंट्री में पैसे को सप्लाई करता है, मनी को सप्लाई करता है। यानी कि हमारी कंट्री में जो लोगों के पास पैसा है वो अल्टीमेटली आ कहाँ से रहा है? या तो गवर्नमेंट के पास से आ रहा है या फिर हमारा आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के पास से आ रहा है और बैंकिंग सिस्टम के पास से आ रहा है। तो मतलब ये बोला गया कि ये जो दोनों है, हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम एंड द गवर्नमेंट, इनके पास जो भी पैसा होगा उसको सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली ये क्या है? सप्लायर ऑफ मनी, ये पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं जनता को, तो इनके पास जो पैसा है उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, बस उसी पैसे को इंक्लूड करा जाएगा जो ये जनता को प्रोवाइड करते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब एक चीज ना, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे छोटी सी गैस के ऊपर इधर बनाते हैं। ठीक है चलो, ये मान के चलते हैं कोई एक ए पर्सन है, ठीक है, एंड इसकी मंथली सैलरी 50,000 रुपीज है। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। कोई एक ए पर्सन है जिसकी मंथली सैलरी 50,000 रुपीज है। अब ये क्या करता है ना, इन 50,000 रुपए में से अपने घर में ये अपनी वाइफ को, ठीक है, ये कौन है? बी वाइफ, ठीक है। एक पर्सन ने क्या करा, अपने घर में 20,000 रुपए अपनी वाइफ को प्रोवाइड कराए कि खर्चे पाने के लिए, कि यार ये आप 20,000 रुपए में से खर्चा पानी कर लेना। एंड इसने
₹1000 ₹1000 एंड ₹1000 इसने अपने 2 बच्चों को दे दिए, ठीक है? मतलब एज़ अ पॉकेट मनी, ठीक है? अब मतलब देखो इसने एक पर्सन तो उसने ₹50,000 कमाए, 20,000 उसने अपनी वाइफ को ऐसा खर्चे पानी के लिए दे दिए घर के एंड ₹1000 इसने अपने बच्चों को दे दिए कि एज़ अ पॉकेट मनी आप इन्हें यूज़ करो, ठीक है बच्चों लोग? अब एक्चुअल में अगर हम देखते, ये एक पर्सन था जिसके पास पैसा था, ठीक है? इसने अपने घर में खर्चे पानी के लिए कितना पैसा सप्लाई करा टोटल? 20,000, हजार और कितना हो गया? 2,000, ₹22,000 हो गया। मतलब ₹50,000 में से इसने ₹22,000 अपने घर में क्या करे? सप्लाई करे हैं। इतना आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। एंड इसके पास पैसा कितना बचा होगा? अब देखो 50,000 में से इसने 22,000 अगर सप्लाई कर दी तो इसके पास बचा कितना होगा? 28,000 क्या होगा? इसके पास रिमेनिंग होगा, यानी कि 28,000 क्या होगा? रिमेनिंग होगा जो इसके पास बचा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये जो इनकी वाइफ है, ये कुछ टाइम बाद आके बोलती है कि हमारे जो पैसे थे खत्म हो गए, आप हमें और पैसे दीजिए। ठीक है, हमारे पैसे खत्म हो गए, अब आप हमें और पैसे दीजिए। अब एक चीज बताना, ये पर्सन क्या बोलेगा कि मैंने बच्चों को 1,000 एंड आपको 20,000 दिए थे, वो इतनी जल्दी कहाँ खत्म हो? वो ये बोलेगा ना कि मैंने यार आपको 20,000 सप्लाई करे थे, वो कहाँ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? वो ये थोड़ी बोलेगा कि पूरे के पूरे 50,000 सप्लाई करे थे, है ना? वो अपने एक्स्ट्रा जो 28,000 उसके पास रिमेनिंग बचे हुए थे, उनको तो इंक्लूड नहीं करेगा ना। वो सप्लाई ऑफ मनी की उसने अपने घर में कितना पैसा सप्लाई करा, उसमें से वो यही तो बोलेगा यार मैंने 20,000 आपको दिए थे, 10,000 मैंने बच्चों को दिए थे, कि टोटल मिला के मैंने 22,000 घर में सप्लाई करे थे एंड 22,000 इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए? वही आंसर क्वेश्चन करेगा, है ना? तो मतलब वो अपने 28,000 जो रिमेनिंग है उनको इंक्लूड नहीं करेगा। तो सप्लाई ऑफ मनी यही बोलता है कि सप्लाई ऑफ मनी में क्या होगा ना, हम क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री। पीपल ऑफ द कंट्री मतलब कि फॉर एग्जांपल ये जो वाइफ और ये बच्चे हैं, ये क्या है? कंट्री के लोग हैं, ठीक है? ये क्या है? थोड़ा वो हो गया, ये क्या है? पीपल, ये क्या है? पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री के लोग हैं, इनके पास एक टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा पड़ा है? 22,000। तो हम इसको सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड करेंगे। बट हमारी कंट्री में ये भी तो इंक्लूड, ये भी तो पर्सन है ना, बट ये कौन है? सप्लायर ऑफ मनी, ये तो पैसा प्रोवाइड करा रहा है ना। तो इसके पास ये जो 28,000 बच रहे हैं, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इतना क्लियर हुआ बच्चों कि हमारी कंट्री में जो सप्लाई ऑफ मनी है, हम उसमें उनका पैसा इंक्लूड नहीं करते जो पैसे को सप्लाई करा रहे हैं। और हमारी कंट्री में पैसे को सप्लाई कौन कराता है? मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनके पास जो पैसा है, हम उसको सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उनके पास जितना भी पैसा है, हम उसको भी सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सप्लाई ऑफ मनी की डेफिनेशन विद लॉजिक समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं, अब ना ज्यादा डीप, अभी मैं बात कर रहा था ना हु सप्लाई 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 ऑफ मनी करता कौन है, करता कौन है? गवर्नमेंट बैंक। अब उसके बारे में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं। देखो, हु सप्लाई मनी, हमने यहाँ बोला ना कि जो हम जो है सिर्फ उन्हीं का पैसा लेंगे जो हमारी कंट्री के लोग हैं, बट जो पैसे को सप्लाई कर रहे हैं उनका पैसा हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते। अब देखो, यानी कि पैसे को सप्लाई कर कौन रहा है कंट्री में, है ना? पैसे को सप्लाई कर कौन रहा है? और अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहला कौन था? गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का पैसा नहीं ले रहे, मतलब एक तरफ से गवर्नमेंट पैसे को सप्लाई कर रही है कंट्री में। दूसरा, मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम, दूसरा कौन है? बैंकिंग सिस्टम हमारी कंट्री में पैसे को सप्लाई कर रहा है। तो ये दो लोग हैं, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो सबसे पहला कौन है कि गवर्नमेंट हमारी कंट्री में पैसे को सप्लाई करता है। और एक चीज याद है, गवर्नमेंट की बात करूं तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही। हमारी कंट्री में सबसे पहले हमने बात क्या करी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जो है पैसे को सप्लाई करती है। अब गवर्नमेंट पैसे को सप्लाई कैसे करती है? अब एक चीज देखना, पैसे को सप्लाई करने का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में नोट और कॉइन जो है वो सप्लाई हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट उसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन करती है सप्लाई ऑफ मनी में? इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, इशू ऑल ₹1 नोट्स एंड कॉइन, यानी कि हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, हमारी कंट्री में जितने भी ₹1 के नोट्स हैं एंड बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, ₹1 के नोट एंड जितने भी कॉइन्स हैं, वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हमारी कंट्री में कॉइन्स और ₹1 के नोट इशू करके गवर्नमेंट अपना पार्टिसिपेशन करती है सप्लाई ऑफ मनी में। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरी
मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब यानी कि बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में ना दो तरह के बैंक आते हैं। एक सबसे पहला आता है क्या कहते हैं कि कौन सा बैंक है, एक सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक, एक आता है कमर्शियल बैंक। अब देखो सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है। सबसे पहले कमर्शियल बैंक की बात करते हैं। वैसे आगे जब भी बैंकिंग का टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें ये चीजें हमें बहुत ज्यादा डीप में पढ़नी है। तो मतलब मैं अभी बेसिक आइडिया देता हूँ। क्या कहते हैं, सेंट्रल सॉरी कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिससे जनरल पब्लिक डील करती है। फॉर एग्जांपल, जिस बैंक में मैं अपना अकाउंट ओपन करके अपने पैसे सेव कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकता हूँ, एंड जब मुझे जरूरत पड़े मैं उधर से लोन ले सकता हूँ। जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एंड जो जो भी अदर बैंक हैं ऐसे, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक हो गया। तो ऐसे जो बैंक है ये क्या होते हैं, जनरल पब्लिक से डील करते हैं। तो ये होते हैं कमर्शियल बैंक। इतना क्लियर हुआ। दूसरे होते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं ना, जो पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करते, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, हर कंट्री का सबसे बड़ा बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स, यानी कि सबसे बड़ा बैंक होता है हमारी कंट्री का। जैसे हमारी कंट्री में कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई जो है ना पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करता। इतना क्लियर हुआ। जैसे आम जनता का अकाउंट कमर्शियल बैंक फॉर एग्जांपल एसबीआई में होता है ना, ऐसे ही जितने भी ये कमर्शियल बैंक होते हैं ना, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक या पंजाब नेशनल बैंक, इन सब का अकाउंट होता है आरबीआई के पास। इतना क्लियर हुआ। तो आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल बैंक का काम करता है, यानी कि बैंकों का बैंक। हमारा बैंक एसबीआई, एसबीआई का बैंक कौन है, आरबीआई। ठीक है, अभी आपको समझ आया, ठीक है। वरना जब आगे बैंकिंग वाला टॉपिक आएगा तो उस आगे वाली आने वाली क्लास में उसको हम उन क्लास में हमें इस टॉपिक को और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखो। अभी मैं उम्मीद करूंगा कि अभी ये टॉपिक समझाने के लिए आपको एक आइडिया लग गया होगा कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का। अभी भी ना किसी को लगे तो कमर्शियल बैंक एक काम करना, एग्जांपल के लिए एसबीआई ले लेना और सेंट्रल बैंक ले लेना आरबीआई। गवर्नमेंट आपको समझ आई गया होगा। अब देखो हमारे बैंकिंग सिस्टम में दो तरह के बैंक जो है हमारी कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले होता है कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। सबसे पहले सेंट्रल बैंक की बात करते हैं। देखो सेंट्रल बैंक मतलब बैंकों का बैंक, यानी कि हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक कौन है, आरबीआई। अब देखो आरबीआई को ना सप्लाई ऑफ मनी में, आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी में कंट्रीब्यूट करता है कैसे, आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी में कंट्रीब्यूट करता है हमारी करेंसी, हमारी कंट्री की जो करेंसी है, जो नोट्स है, उनको इशू करके। जैसे 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50, 100, 500, 200, ऐसे जितने भी नोट हैं ये कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। अब आरबीआई जो है इन नोट्स को इशू करके हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट करता है। बट अब देखो आरबीआई जो है ना नोट इशू ऐसे ही नहीं कर सकता। आरबीआई को ना नोट इशू करने के लिए पहले कुछ मिनिमम रिजर्व बनाना पड़ता है। मतलब आरबीआई ना अपने पास कुछ ना कुछ ऐसे गोल्ड में कुछ ना कुछ एसेट पहले सिक्योर करके रखेगा, रिजर्व बना के रखेगा, एंड देन उसके बेसिक बिहाफ पे वो करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे ही अंधाधुंध पैसे नहीं छापे जा सकते। ठीक है, चलो अब देखो आरबीआई को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़। आरबीआई को मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़। 200 करोड़ का क्या रिजर्व किसमें, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी, यानी कि गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी में आरबीआई को मिनिमम 200 करोड़ है। मैक्सिमम वो जितना चाहे उतना मेंटेन कर सकते हैं, और मैक्सिमम में ना बहुत ज्यादा लिमिट होती है। ये 200 करोड़ की लिमिट बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं, लिमिट तो बहुत ज्यादा कम रखी गई है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम आप जितना भी रखो। ठीक है, मतलब आरबीआई को अगर कंट्री में नोट प्रिंट करने हैं तो उन्हें सबसे पहले मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, किसका, गोल्ड का, फॉरेन सिक्योरिटीज का। एंड कितने का होना चाहिए मिनिमम रिजर्व, 200 करोड़ का होना चाहिए। अब ये जो हमारा गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी का जो रिजर्व है, इसमें भी एक कंडीशन है कि वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी वन 115 करोड़, यानी कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो 115 करोड़ से ज्यादा, 115 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ। मतलब सिंपल सी बात है यार, देखो आरबीआई का नोट प्रिंट करने हैं तो उसे नोट प्रिंट करने के लिए वो ऐसे ही मशीन, अपनी मशीन समझ के अंधाधुंध नोट नहीं प्रिंट कर सकते। तो उसके लिए उन्हें पहले एक सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी को क्या रखते हैं, गोल्ड को रखा जाता है। तो गोल्ड के बेस गोल्ड में क्या होता है कि आरबीआई को मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है, ये तो गोल्ड का या गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज का। एंड जिसमें मिनिमम गोल्ड 115 करोड़ का होना चाहिए। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है ना। ठीक है, जितना हमारी कैपेसिटी है उतना हम कर सकते हैं। अब देखो हो क्यों रहा है यार, देखो क्योंकि जो रुपए होते हैं ना, जो भी मनी है वो एक कागज का टुकड़ा है यार। ठीक है, और कुछ नहीं है। हम ऐसे ही किसी कागज के टुकड़े के बेस पे हम कंट्री में करेंसी इशू नहीं कर सकते। बट हम ना क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी गोल्ड है ना, हम उस गोल्ड के बेस पे करेंसी इशू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मान के चलो मैं आरबीआई हूँ, मैंने क्या करा, 200 करोड़ के गोल्ड का रिजर्व बनाया, तो मैं क्या करूंगा ना, 200 करोड़ के नोट को प्रिंट करने की पावर रखूंगी, मेरे पास अथॉरिटी है, पावर है। जब 200 करोड़ का गोल्ड मेरे पास रखा है ना, हमारी कंट्री का 200 करोड़ का गोल्ड रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 200 करोड़ की करेंसी प्रिंट कर सकता हूँ। ऐसे छोटे छोटे 10 20 200 ऐसे के नोट, ऐसे नोट्स में, एंड देन मैं उसे कंट्री में इशू कर सकता हूँ। एंड मेरे पास अगर कोई 200 रुपए का नोट है ना, तो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 200 रुपए का नोट है, तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व है ना भाई, उसमें 200 रुपए का गोल्ड मेरा है। मैं जाके वो गोल्ड ले सकता हूँ। हाँ, वो वैसी बात है। ऐसा कोई भी अगर जाएगा तो वो देंगे नहीं, ठीक है, वो नोट को आप यूज कर सकते हो। अब मैंने अगर वो 200 रुपए के नोट को कहीं भी यूज करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई दुकान से सामान लिया और मैंने आगे नोट पास करा, तो मतलब क्या हुआ, हमारी कंट्री में आरबीआई के जो गोल्ड का रिजर्व था, जिसमें से 200 रुपए का हिस्सा मेरा था, अब वो मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब वो नोट जिस पे होगा वो 200 रुपए का गोल्ड उसका होगा। ठीक है। मैंने वैसे में ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा इसमें मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, इतना भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बट काफी टाइम टेकिंग टॉपिक है। मैं उसमें इतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं इतना ज्यादा। तो मैंने जितना हो सका मैंने समझाने की कोशिश करी है। एंड हाँ, अगर आपको लगता है इस टॉपिक के ऊपर आपको अलग से ऑन द पर्पस ऑफ नॉलेज से ओनली अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं इसके ऊपर ये जो गोल्ड वाला जो पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया, इसके ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर लेता हूँ। ठीक है चलो, बट अभी फिर इधर ध्यान देते हैं। तो बच्चों लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक समझ आया होगा। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक मतलब एसबीआई वगैरह। अब याद रखना, देखो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक क्या कर रहे थे ना, नोट्स या कॉइन्स को इशू करके कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बट जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे आरबीआई, एचडीएफसी, ये सब, इनके पास करेंसी इशू करने की पावर नहीं होती। ये नोट या कॉइन्स को प्रिंट करके कंट्री में इशू नहीं कर सकते। तो ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं सप्लाई ऑफ मनी में, देखो, दे कंट्रीब्यूट इन सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट के थ्रू जो है हमारी कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी में कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो हम अपनी डिमांड डिमांड पर बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई में मेरा अकाउंट है, मैंने क्या करा, 10,000 रुपये एसबीआई में डिपॉजिट करा रखे थे, ठीक है, मैंने जमा करा रखे थे। अब यार मेरे 10,000 रुपये, मैं चाहूँ तो बैंक में जाकर विड्रॉल भी कर सकता हूँ, एटीएम से निकाल सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो चेक लिख के किसी को भी वो ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, डिमांड डिपॉजिट, कि मैं बैंक से डिमांड करके इन पैसों को कभी भी चाहे निकाल सकता हूँ। इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज, ये आपको डिमांड डिपॉजिट का तो मीनिंग समझ आया होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि कमर्शियल बैंक ना डिमांड डिपॉजिट के थ्रू हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूशन करता है सप्लाई ऑफ मनी में। अब ये कैसा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यार डिपॉजिट तो मैं बैंक के पास जमा करूंगा ना, तो मेरा पैसा बैंक के पास गया, तो बैंक ने क्या कंट्रीब्यूट करा, कुछ भी नहीं करा, है ना, डाउट आ सकता है, ठीक है। तो अब एक चीज देखना कि बैंक ना डिमांड डिपॉजिट के थ्रू कैसे कंट्रीब्यूट करता है। वो क्या करता है, जितनी भी डिमांड डिपॉजिट आती है, यानी कि जितनी भी डिपॉजिट बैंक के पास आती है ना, उनको आगे फर्दर लोन की तरह इशू करता है ना। एंड जिसके पास भी वो लोन जाता है, ऑब्वियसली बात है, फिर लोन जाएगा, एंड उससे क्या होगा, कंट्री में इंटरेस्ट अमाउंट क्रिएट होगा। तो वो क्या करते हैं, लोन के बेसिस पे जो है कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, यानी कि अगर किसी ने बैंक में पैसा जमा करा है, डिपॉजिट करा है पैसा, तो वो उस डिपॉजिट को आगे किसी को लोन की तरह प्रोवाइड करा देंगे। इतना क्लियर हुआ। तो ऐसे क्या होता है, कमर्शियल बैंक सप्लाई ऑफ मनी में कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो लोन प्रोवाइड कराने वाला चक्कर है ना, ये एक काफी अच्छा खासा टॉपिक है, एंड जिसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कराने वाला हूँ जब बैंकिंग वाला जैसे आगे क्लास में बैंकिंग हम पढ़ेंगे। एंड वहां पे क्या होता है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, कुछ कंडीशंस होती हैं उस चीज के लिए वैसे, बट अगर बैंक के पास 10,000 की डिपॉजिट आती है ना, तो वो 1 लाख तक का लोन दे देते हैं भाई, है ना, लिटरली में, ठीक है। एंड इसका एक पूरा प्रोसेस है। और हाँ, जो 1 लाख का मैंने अमाउंट बताया, ये कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है। वो क्या कंडीशन होती है, क्या होता है, वो सब जब वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे एक दो दो तीन क्लास के बाद, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चे लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको, अच्छा एक चीज, ये पैरा रह गया ना, मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक थ्रू डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। यानी कि डिमांड डिपॉजिट के थ्रू क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, एंड लोन देने के बाद कुछ ना कुछ तो पैसा कंट्री में जनरेट होगा ना, तो उसको क्या बोला जाता है, बैंक मनी बोला जाता है। क्योंकि देखो, मैंने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे, मैंने आगे से लोन की तरफ बांट दिया। अब जो लोन अमाउंट क्या है, वो तो बैंक के लिए ही है ना, तो वो तो मतलब वो तो बैंक का अमाउंट है, तो वो बैंक मनी की तरह होता है। और उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी बैंक का ही पैसा है, ठीक है। बैंक कमाता भी तो ऐसे ही है ना भाई, लोन बांटेगा, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उससे क्या होगा, बैंक की अर्निंग होगी। इतना क्लियर हुआ। तो बच्चों लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सप्लाई ऑफ मनी का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा इसलिए टाइम लगाया, बिकॉज आगे ना कुछ ऐसी टर्म्स आने वाली है जो रियल लाइफ में
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो सारी जो एक स्टेटमेंट होगी या टर्म्स होंगी, जो टॉपिक्स होंगे, वो इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों लोग, एंड अब सीधा बढ़ते हैं एक लास्ट टॉपिक पर आज की क्लास के, एंड फिर ये वाली जो क्लास है इसको रैप अप करते हैं। तो बच्चों लोग, हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है वो है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कि हमने सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा, सप्लाई ऑफ मनी करता कौन है वो पढ़ा, बट अब बात आती है कि यार सप्लाई ऑफ मनी को मेजर कैसे करा जाए। ठीक है बच्चों लोग, अब देखो सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करने के लिए हमारे पास ना चार फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब एक तरीके से चार तरीके हैं, चार मेथड है। M1 मेजर, M2 मेजर, M3 मेजर एंड M4 मेजर। आपके लिए अच्छी बात क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ M1 मेजर आने वाला है, M2 M3 M4 नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों लोग, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो सिर्फ हम M1 मेजर को ही कवर करने वाले हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वही है, क्योंकि अगर ये M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई अगर आपके एग्जाम में आया तो डायरेक्टली 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वरना तो आएगा ही नहीं। ठीक है बच्चों लोग, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, या तो पूरा पूछो या पूछ ही मत, ऐसा वाला टॉपिक है। तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये जैसा मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में लिखवा रहा हूँ, आप इसे एज इट इज अपने एग्जाम में प्रेजेंट करके आना, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आया। ठीक है बच्चों लोग, अब आगे बढ़ते हैं कि M1 मेजर होता क्या है। कि देखो, अगर हमें सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करना है M1 मेजर से, M2 M3 M4 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो देखो हम क्या करेंगे, M1 लेंगे, इसके अंदर हम C प्लस DD प्लस OD को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, हमारी सप्लाई ऑफ मनी निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे ये C क्या है, DD क्या है, OD क्या है, तो देखो C बात करता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यहाँ पे मैंने लिखा है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, एंड ये क्या इंक्लूड करता है, ऑल नोट्स एंड कॉइन, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उन्होंने नोट्स और कॉइन कॉइन की फॉर्म में जितनी भी करेंसी हेल्ड करी हुई है, उसको अगर ऐड कर दो तो हमारे पास, पहले तो उसको ऐड कर दो तो हमारे पास क्या होगा, ये सी की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्या है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। देखो DD, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, यानी कि पब्लिक ने जो पैसे जमा करा है डिमांड डिपॉजिट के रूप में विद कमर्शियल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक के पास, दीज डिपॉजिट कैन बी विड्रॉल और ट्रांसफर ऑन डिमांड। और ये क्या, ये एक ऐसी डिपॉजिट होती हैं जो विड्रॉल और ट्रांसफर करी जा सकती हैं ऑन डिमांड। कि आप बैंक से जाके बोल सकते हो, यार मैंने 10,000 रुपए जमा करे थे, मुझे निकालने हैं, तो निकाल के दो, वो निकाल के देंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो ये क्या हो गया, C प्लस DD। इतना क्लियर हुआ। आपके एग्जाम में आएगा, आपको पहले ये M1 लिखना है एंड देन ये ऐसे ही बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे सबसे पहले नीचे एक्सप्लेनेशन देना कि ये C का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, एंड देन अब बात करते हैं अदर डिपॉजिट OD। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अदर डिपॉजिट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ चीजें इंक्लूड होगी, कुछ नहीं होगी। आपको दोनों मेंशन करनी है एग्जाम में, क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा। ठीक है बच्चे लोग, अगर आपको नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अदर डिपॉजिट OD, अदर डिपॉजिट इंक्लूड, अदर डिपॉजिट क्या इंक्लूड करती है, डिमांड, देखो डिमांड डिपॉजिट, चलो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे DD लिखा है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो पैसा प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक को। ठीक है, लाइक नाबार्ड, नाबार्ड भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर के लिए जो है ना फार्मर्स को पैसा वगैरह प्रोवाइड कराता है। ये इंडियन इकोनॉमिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा, तब इसको कवर करेंगे। ठीक है, बट अभी आप क्या याद रखो, जो डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, नाबार्ड यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप भी एग्जाम्पल जरूर देना एग्जाम में। विद RBI, यानी कि RBI के पास जितना भी पैसा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड हो गया, इन्होंने जितना भी पैसा हम RBI के पास जमा कराया हुआ है ना, उसको भी हम क्या करेंगे, अपना सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड करेंगे। क्योंकि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ना, उसमें कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक ही इंक्लूड होता है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐसा अलग से कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं माना जाता, तो उनका जो भी पैसा है जमा है RBI के पास, यार उसको भी क्या करेंगे, हम अपना सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड करेंगे। सेकंड क्या लिखा है, डिमांड डिपॉजिट को, हाँ एग्जाम में खुद DD मत लिखना भाई, उन्हें फुल फॉर्म चाहिए। डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि अगर कोई बाहर की कंट्री का सेंट्रल बैंक या बाहर की कंट्री की गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री के RBI के पास अगर कुछ पैसा जमा कराया है, तो वो भी क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट होगा। इतना क्लियर हुआ। डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो पहले हमने कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंटरनेशनल आ गए। डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अगर कुछ भी पैसा हमारे RBI के पास जमा कराया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF या फिर वर्ल्ड बैंक, उन्होंने अगर कुछ भी पैसा RBI के पास जमा कराया, तो वो भी क्या होगा, हमारा अदर डिपॉजिट का पार्ट होगा, और अदर डिपॉजिट का पार्ट होगा तो सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट होगा। एंड यहाँ पे
ये 3 चीज़ें होती हैं जो अदर डिपॉज़िट में इंक्लूड होती हैं, क्योंकि बाकी जो पैसा कंट्री में जमा है, कंट्री के लोगों का जमा था और कैश करेंसी जो भी था वो आपका सीओडीडी में आ गया है। अब बात आता है कि अदर डिपॉज़िट में आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है। डिपॉज़िट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री विद आरबीआई, यानी कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने ही अपना पैसा कुछ आरबीआई के पास जमा करा रखा है, तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो सप्लायर ऑफ मनी है ना यार, और उनका पैसा हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते। अभी हमने आज की क्लास में देखा है। सेकंड आता है डिपॉज़िट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई। हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर उन्होंने कुछ भी पैसा आरबीआई के पास जमा करा है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक एसबीआई ने अपना पैसा कुछ आरबीआई के पास जमा करा है, तो वो पैसा भी क्या होगा, हमारे सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होगा। और बच्चा लोग, यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो मनी एंड बैंकिंग की यूनिट है वो 50% कंप्लीट हो जाती है। बिकॉज मनी एंड बैंकिंग में क्या था, दो चैप्टर में डिवाइड थी, एक था मनी और एक था बैंकिंग। तो उसमें जो मनी वाला चैप्टर था ना, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग जाते हो चैप्टर नंबर 5, वो आपका आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे मैंने यहाँ पे सारे बहुत ज़्यादा अच्छे से करा दिए हैं। एंड अगर आपको अभी कुछ डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, हम जो है बैंकिंग को स्टार्ट करेंगे एंड उसे भी ट्राई करेंगे कि ऐसा 2 मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लेक्चर में हम उसे भी कंप्लीट कर दें, तो आपकी ये वाली यूनिट भी जो है खत्म हो जाएगी। तो बच्चे लोग, मैं मिलूंगा आपको सीधा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे लिए कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको लेक्चर बेनिफिशियल लग रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके कमेंट में अपना थोड़ा अप्रिसिएशन जरूर दिखाइएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।